हेलो, नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे वेबिनार में। आज का मेरा टॉपिक है होम्योपैथी एंड वुमेन सीरीज में हम चलेंगे। मेरे लास्ट टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मेनोपॉज के बारे में, एंड वही टॉपिक मैं आज फिर आपसे, क्योंकि लास्ट टाइम पावर फेलियर की वजह से मैं ये टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाई थी, इसके लिए आज मैं फिर से इसी टॉपिक पे बात करूंगी। और ये टॉपिक मैंने लिया है आप सभी के गूगल फीडबैक फॉर्म से, जिसमें आपने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं मेनोपॉज पर बात करूं। तो चलिए हम चलते हैं इसी टॉपिक पर। तो आप में से कुछ लोग जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर सुनैना अग्रवाल है। मैंने BHMS मुंबई यूनिवर्सिटी से पास किया है। मैं एक्स लेक्चरर रह चुकी हूँ मोतीवाला कॉलेज और धन्वंतरी कॉलेज में। मैंने हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन लिया है बच्चों के लिए स्कूल्स में, एंड आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विथ मित्र उपक्रम जो आनापान मेडिटेशन बच्चों को स्कूल्स में सिखाते हैं। I have my website www.drsunaina.com जिसमें मैं रेगुलर ब्लॉग राइटर हूँ, और I was associated and also associated with Sunanda Kele Vidyalay, which is a school for specially abled children, and I am also an associated member of HERI, which is an homeopathic education research institute in Mumbai. सो दिस इज़ माई वेबसाइट www.drsunaina.com। मेरे ब्लॉग्स आप पढ़ सकते हैं मेरे वेबसाइट पर। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर, जिसका जो मैंने कहा था मेनोपॉज। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मेनार्के टू मेनोपॉज। जैसे मेनार्के इज़ 11 to 12 years, जिसके बारे में हमने मेरे सबसे पहले वेबिनार में बात किया था, जब हमने बात किया था व्हाट इज मेंसेस, व्हाट इज नॉर्मल पीरियड्स, एंड उसके बारे में हमने मीनार के बात किया था, जिसको हम एक अलग भाषा, मीनार को एक कॉमन लैंग्वेज में हम प्यूबर्टी कहते हैं। देन 12 to 50 years इज मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन, वेर इन मेंस्ट्रुएशन मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज होता है, जिसमें हम नॉर्मल पीरियड्स के बारे में बात की थी, मैंने अब नॉर्मल पीरियड्स के बारे में बात की थी, जो आप मेरे वेबसाइट पर देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वेबिनार्स को, and also you can check it out on my Facebook page. And today we will talk about menopause. Now this menopause is, meno means menses and pause means stop. जैसे इसी शब्द से आप समझ जाएंगे कि menopause means stoppage of menses. Now जैसे हमने पहले वेबिनार में बात किया था कि एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, जस्ट लाइक अ प्यूबर्टी, इट इज ऑल्सो अ टाइम ऑफ द last menstruation. So when we see the females, you see that they may notice. Now अगर हम ऐसे सोचेंगे कि मीनोपॉज है तो भाई डायरेक्टली 50 ईयर्स में हो जाता है, या एग्जैक्टली 35 ईयर्स में होता है, या 40 ईयर्स में होता है, तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास लेडीज़ पूछती हैं कि भाई मीनोपॉज एग्जैक्टली कब हुआ है, क्या मुझे आ गया है मीनोपॉज, या मुझे क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम काफ़ी बार हम अपने आस पड़ोस में, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे एल्डर सिस्टर्स होंगी उनके साथ हम ये सारी चीज़ों को देखते ही हैं। तो दिस इज, उसी के बारे में जानेंगे हम और थोड़ा सा आगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉजेस क्या है, कारण क्या है मेनोपॉज का। तो सबसे पहला है नेचुरल मेनोपॉज, जिसमें हम नेचुरल, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि नेचुरल तरीके से कि मेंसेस आ जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। Second is a surgical removal of the genital organs. Then is a radiotherapy to pelvic area, जो हम मतलब कैंसर कंडीशंस में हम देखेंगे कि होता है, that you can see. थर्ड इज ए कीमोथेरेपी टू द पेल्विक एरिया, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं।
नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ मेनोपॉज, तो सबसे पहले हम कहेंगे नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एरिया, जिसको हमने कहा था रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम, जो हमने कहा था, जिसको हम कह रहे हैं मेनोपॉज। ना ये जो चार्ट है ये एक बहुत ही इलस्ट्रेटिव चार्ट है, जो आपको एक तरफ आप लेफ्ट साइड में अगर हम एक्स एक्सेस पे देखेंगे तो ईस्ट्रोजन लेवल है, और नीचे वाई एक्सेस पे आप देखेंगे तो एज है, एंड देन यू आर सीइंग व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ मेनोपॉज, wherein we see the normal reproductive life, पेरीमेनोपॉजल, मेनोपॉजल एंड पोस्ट मेनोपॉजल। इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो जब नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ के बारे में मैं बात कर रही हूँ तो वो है, हम इसको कहेंगे प्री मेनोपॉजल फेज, राइट। एंड देन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द लास्ट रेगुलर पीरियड, जो लास्ट रेगुलर पीरियड जिसको हमने कहा था कि हम जब मेनोपॉज के बारे में बात करते हैं, तो जब मेनोपॉज जो होता है वो आप देख सकते हैं 35 टू 45 ईयर्स की एज क्राइटेरिया होती है। हाँ, यानी कि 35 से 45 के बीच में कभी भी कोई भी एज में आपको ये सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। और जब आप देख रहे हैं वो जो साइकिल में जो आप ग्रीन एरिया में देख रहे हैं वो है वेरिएशन ऑफ द ईस्ट्रोजन लेवल। तो आप ये देखिए कि जब मेनोपॉज शुरू होता है तो वो एकदम से हो नहीं जाता है, इट इज अ टाइम पीरियड। सो उस टाइम पीरियड में धीरे 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 आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल कम होने लगा है, और वही आपको ऐसे इराटिक वे में दिखाई दे रहा है। तो जब आपका लास्ट रेगुलर मेंसेस का पीरियड आता है, और उस टाइम से लेकर जो लास्ट में पीरियड है, यानी कि इसके बाद जब आपको मेंसेस आएंगे ही नहीं, वो जो टाइम पीरियड है 35 से 45 लेकर 50 तक का, उस दौरान आपको देखने मिलेगा कि आपके दैट इज व्हाट वी से इज अ पेरीमेनोपॉजल। पेरीमेनोपॉजल मीन्स अराउंड द मेनोपॉजल एज, राइट। सो उस दौरान जैसे अभी मैं आपको यही कहूंगी, जैसे एक लेडी जब उस दौरान आपको वेरिएशन इन साइकिल्स दिखेगा। मतलब क्या कि आप कहेंगे कि अरे मुझे 1-2 महीने तो मेंसेस आए ही नहीं रहे हैं, या मेंसेस आए भी तो फ्लो कम हो रहा है, या फ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे तकलीफ हो रही है। कभी कभी टाइम ड्यूरेशन भी कम ज़्यादा होता है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के वेरिएशंस आपको एक्सपीरियंस होंगे। एंड देन यू सी कि जो लास्ट पीरियड आया है, मतलब उसके बाद आपको मेंसेस नहीं आए हैं, तो जिसको हमने पहले ही कहा मेनोपॉज आपको हो गया है ना। इसको और थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि मेनोपॉज क्या है। तो जैसे कि हम कब डायग्नोस करेंगे या हम कब कहेंगे कि ये लेडी को मेनोपॉज हो गया है, तो जब वो लेडी जो मेनोपॉज है उसको कंटिन्यूअसली 12 महीने तक मेंसेस आएंगे ही नहीं। ओके, तो जैसे हमने पहले कहा कि स्टेज 1 है जो अर्लियर 3 मंथ्स का, जैसे मैंने आपको कहा था पेरीमेनोपॉजल पीरियड आ गया। देन हम देखते हैं स्टेज 2 जो 3 महीने से 11 महीने तक का है, जहाँ मेनोपॉज है, एग्जैक्टली आपको मेंसेस आने बंद हो गए हैं। एंड देन आफ्टर दैट, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था, अब पोस्ट मेनोपॉजल फेज देख रहे हैं आप। तो इस पोस्ट मेनोपॉजल फेज मतलब फिर आपका ईस्ट्रोजन लेवल कांस्टेंट हो गया है, उसके बाद उसमें कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, एंड दैट इज द फेज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल, दैट्स जिसको हम बोलते हैं परमानेंट एमिनोरिया हो गया है, जिसको हम अलग एक कॉमन लैंग्वेज में क्लाइमेट्रिक भी कहते हैं। सो this is what we see in the menopause conditions. So when we talk about the diagnosis of menopause, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि भाई मुझे मेनोपॉज आ गया है, आपको कैसे पता चलेगा। तो डायग्नोसिस ऑफ मेनोपॉज कम्स व्हेन, जैसे आप देख रही हैं लेडी को बहुत गर्मी लग रही है, उसे नींद नहीं आ रही है। So first thing when we say about the menopause is there is absence of menses for back to back 12 months. Then there is appearance of hot flushes and night sweats. Suddenly रात को बहुत पसीना आने लगता है. Then third you will see there is a hormonal assays जो हम चेक करते हैं, ब्लड में हॉर्मोन्स का लेवल हम चेक करते हैं, सीरम FSH, LH एंड ईस्ट्राडायोल।
So these are the things what we check when we are dealing with the मेनोपॉजल। एंड कब हम कहेंगे कि बाबा आपको मेनोपॉज अटेंड हो गया है। तो कुछ सिम्टम्स हम देखते हैं, काफी बार हमें देखने मिलता है मेनोपॉजल सिम्टम्स में। So the first thing what we see is the low levels of estrogen. The low levels of estrogen, जैसे मैंने आपको कहा था कि ईस्ट्रोजन का लेवल कम होते जा रहा है। ऑल्सो यू विल सी ये क्यों होता है, बेसिकली ईस्ट्रोजन लेवल कम क्यों होता है, क्योंकि जो ओवरीज होती हैं वो अपना ईस्ट्रोजन नहीं रिलीज कर पाती हैं। तो इसके वजह से आप देखेंगे कि ईस्ट्रोजन का लेवल ईस्ट्रोजन का लेवल ओवरीज से कम हो रहा है। एंड देन यू विल सी ऑल्सो देर इज अ लो लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन विच इज देयर। There is also erratic levels of estrogen and progesterone being going up in there, जैसे हमने पहले भी कहा था। और also you will see there is thinning of the vaginal walls, जो vaginal lining होती है वो और thin हो जाती है। So you see there is, जैसे हमने पहले भी कहा था, अलग अलग तरह के मेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं। You see there is mood swings, there is headache, memory lapses, disturbed you can see there is a sleep, there is depression, joint pain की तकलीफ आती है। जैसे कि आप देखेंगे कि एज होने लगी तो आप बोलेंगे मसल्स में बहुत टेंशन फील हो रही है। एंड व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें लेडीज़ में दिखता है कि वो बोन्स में से कैल्शियम डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है। तो व्हेन देर इज डिप्लीशन, जिसको हम मेडिकल भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, देर इज मीन्स देर इज डिप्लीशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम योर बॉडी के बोन्स में से, जिसका हम ज़्यादा करके देखेंगे कि लेडीज़ हाथ पैरों में, घुटनों में इसकी शिकायत करेंगी, बैक की तकलीफ़ों की शिकायत करेंगी। सो दिस इज़ व्हाट वी एक्सपीरियंस इन दैट सेक्शन। और आप देखेंगे हेयर लॉस है, बहुत ज़्यादा लेडीज़ इस कंप्लेंट्स के साथ आती हैं कि बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं, काफ़ी बार यू विल सी ब्लैकिशनेस हो जाता है। देर इज़ अ टिपिकल एक हार्मोनल चेंजेस के बाद आप देखेंगे यहाँ पर नाक के एरिया के अराउंड वहाँ पे ब्लैकिशनेस दिखते हैं, जिसको हम कभी कभी कहते हैं अ टिपिकल बटरफ्लाई नोज स्टॉल्ट। You will also see that is a hot flushes, and you will see there is a vaginal dryness, there is thinning of the walls, and जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि you will see there is a irregular periods, there is difference in the flow, there is difference in the consistency and all that. सो व्हाट कैन वी डू नाउ व्हेन ये सारे कंप्लेंट्स के साथ जब एक लेडी मेनोपॉजल एरिया में से गुजर रही है, उसे सिम्टम्स आ रहे हैं, अनईजीनेस है, एंड डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगी ये फेस निकलना मुश्किल होता है। वह यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है आपको क्यों क्या हो रहा है। घर के सभी लोग को कहेंगे कि हमें ठंडी लग रही है, आप बोलेंगे मुझे गर्मी लग रही है। सो दिस इज सम व्हाट सिम्टम्स विच आई ऑल्सो crossing after 40s started experiencing this. So what to do? ये एक हार्मोनल पीरियड का चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस का टाइम है, तो आप क्या करेंगे। एंड माइंड यू ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, दिस गोज फॉर अराउंड 5 to 10 years. द बॉडी ट्राइज टू एक्लेमेटाइज, या हम कहेंगे बॉडी ट्राई टू एडजस्ट टू ऑल दिस थिंग्स। तो हमें क्या करना होगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इन द फेज ऑफ अ लाइफ ऑफ अ लेडी। तो जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ आपको आपका बहुत ध्यान रखना होगा
जैसे कि हम नॉर्मल बिफोर 40s या बिफोर 35 एज ऑफ लाइफ में आप चाहे उतना, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, आप चाहे जितना काम कर लें, भाग दौड़ कर लें, चाहे आप वर्किंग वुमन हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगता था. बट एज यू स्टार्ट अपियरिंग और कमिंग टू नियर टू दिस एज, यू स्टार्ट फीलिंग कि भाई मुझसे ये काम ही नहीं हो रहा है, मैं तो थकावट आ जाती है, पहले मैं घंटों काम कर लेती थी, अब मुझसे होता ही नहीं है. So right, so this is what you will experience. So यहाँ पर रोल आता है how to improve your condition, how to improve my condition. तो जैसे मैं पहले ही कहा आपको, यहाँ आपको अपना ध्यान रखना होगा. When you yourself are healthy and happy, feeling fine, then you can do whatever work, whether आप आपके घर पे हों या कोई वर्क प्लेस पे हों, तो आप अच्छे से उसको कर सकेंगी. तो आपको सबसे पहले काम करना है एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज को समय दें, आप योगा करें, मेडिटेशन करें. आपकी डेली लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा. मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर इज़ अ कंपल्शन आई शुड से, या अगर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. इन सच केसेस मैंने ये भी देखा है कि आप नॉर्मल वॉकिंग करें, बिकॉज मैंने एक ब्लॉग लिखा है इस पे कि वॉकिंग का बेनिफिट्स क्या होता है. एक वॉकिंग करने से एक हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं विच गिव्स यू अ हैप्पी सेंसेशन, एंड दैट हैप्पी सेंसेशन ऑफ योर्स मीन्स आपको दिन भर तरोताज़ा रखेंगे, एनर्जेटिक रखेंगे. राइट, सो दिस हेल्प्स यू इन द लॉन्ग रन. नाउ दूसरी बात जहाँ आती है वो हम बात करेंगे डाइटरी मॉडिफिकेशन की. तो क्या डाइट में ऐसा लें? जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपको, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये फेज होगा चेंज का जैसे हमने कहा था हार्मोनल चेंजेस. तो यहाँ आपको पानी बहुत पीना है. यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर विच हेल्प्स यू टू बैलेंस दी हीट फ्लशेस और हॉट फ्लशेस की जो हम बात करते हैं, इसमें आपको पानी बहुत मददगार होगा. यू हैव टू ईट लीफी वेजिटेबल्स. नाउ लीफी वेजिटेबल्स में आपको भरपूर अमाउंट्स में विटामिन्स मिलेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. देन यू हैव टू इंक्रीज, अब ये कर्ड है, मिल्क है, पनीर है, आप बहुत लोग जानते होंगे कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कैल्शियम की मात्रा बॉडी से कम होने शुरू हो जाती है. तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके कैल्शियम डिप्लीशन के लिए, कम करने के लिए. यू हैव टू इंक्रीज योर प्लांट बेस्ड फूड्स, राइट. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको ये एज ग्रुप में जैसे हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है. तो हम ये सोचते हैं अरे हम घी ना खाएं, हम तेल ना खाएं, हम ये नहीं खाएं. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम भूल जाते हैं कि यू हैव टू इंक्लूड योर डाइट देसी घी. नाउ आप मुझे बोलेंगे कि क्यों भाई देसी घी क्यों खाना है? देसी घी इज अ फैट एंड विटामिन ए, डी, ई और के, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि दीज आर फैट सॉल्यूबल विटामिन्स. नाउ व्हेन यू ईट देसी घी, आपके बॉडी में ये सारे विटामिन्स का अब्जॉर्प्शन होगा. और जैसे आप जानते होंगे विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन विच. और दूसरा सोर्स हमारा, मैंने एक और ब्लॉग में भी लिखा है इसके बारे में कि विटामिन D3 का हमारे बॉडी में एक सनलाइट से ही हमारी बॉडी में उसका सिक्रीशंस को हेल्प होती है. सो एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई शुड से दैट व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज एंड योगा, आपको ये ट्राई टू डू इट इन सनलाइट. Sunlight is a very good source for activating vitamin D3 in our body, and subsequently जब विटामिन D3 होगा तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा. सो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब आप देसी घी खाएंगे तो आप फैट सॉल्यूबल विटामिन भी अब्जॉर्ब कर सकेंगे, जिसके वजह से आपकी बॉडी में वो डेफिशिएंसी आप ओवरकम कर सकते हैं. नट्स है, मिलेट्स है, पल्सेस है, और टिपिकल इंडियन देसी फूड मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सारी चीज़ें जितना आप अपने, जिसको मैं कहूँगी नॉर्मल डाइट को अप्लाई करें, ना कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी. आपका डेली का एक मील
should be full of everything. हमारी इंडियन जो थाली होती है, it is having all the four components, that is carbohydrates, proteins, vitamins, right? So and fats. हमारी टिपिकल जो इंडियन खाना होता है उसमें ये सारी चीज़ें हैं. सो आई शुड मतलब मैं आपको कहूँगी कि आप इसको अपने इंडियन फूड को ही अपना डेली हैबिट्स में लाइए. एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि सप्लीमेंट्स ऑफ कैल्शियम, ना चाहे हम कितना भी खा लें बट कैल्शियम सप्लीमेंटेशन काफ़ी बार उसकी हमें ज़रूरत पड़ती ही है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ज़रूर लें. आप में से कोई लोग जानना चाहेंगे कुछ अपने इस बारे में, तो आप मुझे प्रश्न भी पूछ सकते हैं. तो व्हाट आर मेनोपॉजल सप्लीमेंट्स, जो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है मेरे पास कि व्हाट आर मेनोपॉजल सप्लीमेंट्स के बारे में पूछेंगे. तो आई वुड से कि मेनोपॉजल सप्लीमेंट्स का मतलब ये है कि हम मेनोपॉज के दौरान क्या क्या खाएं. तो जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं इन सब के बारे में, आप कैल्शियम ले सकते हैं, विटामिन टैबलेट्स भी ले सकते हैं. इस दौरान आप अपने डॉक्टर से परामर्श करिए, उनसे पूछिए कि कौन सी सप्लीमेंट्स आपके लिए बेस्ट होगी. प्लीज डू टेक दैट. दूसरा प्रश्न है, डू वी गेट प्रीमेच्योर मेनोपॉज. नाउ एज आई ऑलरेडी सेड कि मेनोपॉज का जो पीरियड होता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि 35 से 45 एज से शुरुआत होकर 50 के अराउंड ये एज प्रोसेस होती है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है मेनोपॉज की कि आपकी जो आई शुड से द रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी डिपेंड करता है आपके मेटर्नल साइड. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी मदर है, आपकी एल्डर सिस्टर है, आपकी मौसियाँ, आपकी नानी, इनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है अराउंड अबाउट आपका भी मेंस्ट्रुअल फेज उसी तरह से जाता है. तो मेनोपॉज अर्ली होना या लेट होना, आप काफ़ी बार उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि ऐसे इस तरह से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका भी मेनोपॉजल एज अराउंड उसी एज में आएगा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीमेच्योर मेनोपॉज, सो एज यू ऑलरेडी नो, जैसे हम पहले भी बात कर चुके थे कि प्रीमेच्योर मेनोपॉज होने का एक ही दूसरा कारण हो सकता है कि आइदर यू आर रिमूविंग योर हिस्टेरेक्टोमी किया है या आपने बच्चेदानी निकाल दी, यूट्रस आपने निकाल दिया है बिकॉज ऑफ सम सर्जिकल कंडीशंस और एक्सेसिव, जैसे हमने लास्ट वेबिनार में बात किया था अबनॉर्मल पीरियड्स के बारे में, मेनोरेजिया हुआ है, मेट्रोरेजिया हुआ है, इन वजह से आपको यूट्रस निकाल देना पड़ा है. तो इन कारणों के वजह से यू कैन एक्सपीरियंस प्रीमेच्योर मेनोपॉज. Do my sex life gets affected? Yes, very true. Your sex life definitely gets affected with all these things because आप सभी जानते हैं कि sexual life is definitely depending on the hormonal changes, and when there is erratic response of the estrogen and progesterone hormone going into it, definitely मैंने पहले भी कहा था कि sexual drive कम होती है. There is the desire to do the sex decreases, and this is what many a times the men do come for the consultation when the ladies के साथ आते हैं, तो वो बोलते हैं कि her desire has reduced or she doesn't like as she used to be like that. So ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि इसमें बदलाव डेफिनेटली देखने को मिलता है. Now do you know, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि इज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इफेक्टिव, या आप में से किसी ने सुना होगा या आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा. सो डू यू फाइंड इट दैट अ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी वाज इफेक्टिव? मैं जानना चाहूँगी आप सबसे जवाब येस और नो.
Yes, many a times actually hormonal replacement therapy is found to be effective. आप सबने सही कहा है. बट टू बी वेरी फ्रैंक टू यू, जब तक आप ये थेरेपी लेंगी तब तक आपको इसका इफेक्ट दिखेगा. बट देन एज व्हेन यू स्टॉप टेकिंग इट, you again get to try to experience all the things coming again. So this is, as I already said, कि आप काफ़ी दिनों तक ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना आपके लिए थोड़ा सा ईज नहीं होगा, डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है. सो इन दैट सेंस आई वुड अर्ज कि आप, if you have taken experience to it, then you know that better. Now बहुत important criteria जो अब आऊँगी मैं इस बात पर कि होम्योपैथी का क्या इसमें रोल है. आप खुद ही जानते हैं कि होम्योपैथी इज़ द मोस्ट सजेस्टेड थेरेपी इन दिस वे. तो वाई, मैं कहूँगी वाई, बिकॉज आप सभी जानते हैं होम्योपैथी इज़ अ होलिस्टिक साइंस वेर इन हम इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स दोनों को कंसिडर करके दवाई देते हैं. एंड वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एस्ट्रोजन और अ प्रोजेस्टेरॉन टू यू. सो इन सब केसेस में जो हार्मोनल्स की वजह से डायरेक्टली दिया हुआ जो प्रॉब्लम्स है वो आपको नहीं आता है. और होम्योपैथी की वजह से यू गो टू दिस फेज इन अ वेरी स्मूथ मैनर, इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर. एज आई ऑलरेडी सेड कि ये इंडिविजुअलाइजेशन के प्रिंसिपल पर है. जैसे कि हर एक इंसान में सब सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, हर एक को उतना ही हीट फ्लैशेस नहीं आएगी, हर एक को उतना ही मेंसेस की रेगुलरिटीज़ नहीं आएंगी. किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा, किसी को जल्दी होगा, किसी को देरी से होगा. दैट्स व्हाट आप में से बहुत लोगों ने ये सुना भी होगा या एक्सपीरियंस भी किया होगा. सो हम उस सब को बेसिकली हर एक इंडिविजुअल का वो कैरेक्टरिस्टिक लेवल पर हम उसको कंसिडर करते हैं. सो और मेडिसिन हम जब प्रिस्क्राइब करते हैं, वी आर कंसिडरिंग ये सारे सिम्टम्स को हम कंसिडर करते हैं. अलग अलग तरह के पर्सनालिटीज़ हम सब अलग अलग होते हैं. तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके होम्योपैथिक अप्रोच लिया जाता है. सो दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच विच इज़ फॉर द मेनोपॉज. अब मैं आपसे कुछ, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेनोपॉज में कोई हम स्पेसिफिक नहीं होता है, तो हम कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो मेनोपॉज में काफ़ी कारगर होती हैं, हमें बहुत इफ़ेक्टिवली हेल्प करती हैं इन सब में. तो पहला एग्जांपल मैं लाइकेसिस कहूँगी. लाइकेसिस की जो लेडी होती है वो यूजुअली सैडनेस फील करती है मॉर्निंग में, उसे अलग रहना पसंद है, उसे मिक्स नहीं होना पसंद है वर्ल्ड से. शी बिकम्स रेस्टलेस, अनईजी रहती है, शी हैज़ हीट फ्लशेस, शी ऑफेंड, मतलब काफ़ी बार उसे सर दर्द की तकलीफ होती है. और ये लेडी को मेंसेस अगर आप देखेंगे तो कभी प्रोफ्यूज होते हैं यानी बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर कम होते हैं. इसी में हम दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम काफ़ी कारगर यूज़ होती है, जिसमें हम सीपिया, जिसका नाम है सीपिया, हम प्रीडोमिनेंटली लेडीज़ के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बटरफ्लाई शेप जैसा हार्मोनल चेंजेस के वजह से एक मार्क आ जाता है चेहरे पर, जिसको हमने कहते हैं सैडल अक्रॉस द नोज. कॉम्प्लेक्शन पेल हो जाता है काफ़ी बार. आप देखेंगे शी बिकम्स ओवर एक्साइटेबल, शी इज़ वेरी ओवर सेंसिटिव एंड शी लव्स डांसिंग. एंड दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ये लेडी स्लगिश हो गई है, उसको वेरिकोज वेन्स की तकलीफ होती है और काफ़ी ठंड महसूस करती है. इसके ऑपोजिशन में अगर हम लैकेसिस लेडी को देखेंगे तो वो काफ़ी हॉट फील करती है, उसे गर्मी ज़्यादा लगती है. और सीपिया लेडी अगर हम देखेंगे तो उसको ठंडी ज़्यादा लगती है. जैसे मैंने आपको कहा था, हर एक पर्सन की अलग अलग पर्सनालिटी के हिसाब से हमें अलग अलग सिम्टम्स मिलते हैं. इसमें अभी आप देखेंगे तीसरी रेमेडी जो हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, जिसको हम कहेंगे ग्रेफाइटिस है उसका नाम. अब ये लेडी, जैसे हमने पहले भी सिम्टम्स में कहा था कि देर इज़ वेरियस अमाउंट ऑफ मूड स्विंग्स आपको दिखाई देता है. तो कोई लेडी ज़्यादा एक्साइटेबल हो गई है, कोई सैड हो गई है, किसी का सोचने समझने. अगर ग्रेफाइटिस लेडी आप देखेंगी तो उसमें स्लो थिंकिंग है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, वो बोलेगी मेरा ध्यान ही नहीं लगता है, मैं कुछ भी पढ़ लूँ, कुछ भी देख लूँ, मेरा समझ ही में नहीं आता है, या फिर मैं जल्दी से भूल जाती हूँ.
यू विल सी देर इज एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ। नाउ ग्रीफ मतलब कोई सैडनेस हो गई घर में है, कोई बात है, कोई छोटी मोटी बात भी हो गई तो बहुत जल्दी से उदास हो जाती है, मन पे ले लेती है, उस बात को छोड़ती नहीं है, शी बिकम्स सैड, उस बातों के वजह से वो सैड हो गई है, टिमिड है, उदास सी रहती है। एंड बहुत कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम कि ग्रेफाइटिस की लेडी होती है, उसको म्यूजिक सुनते के साथ उसे रोना आ जाता है। तो एंड वही मैंने आपसे कहा कि बहुत बार लेडीज कहेंगे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे क्यों हो रहा है, आई डो नॉट नो एंड आई कैन नॉट कंट्रोल इट। सो दैट इज वॉट हमने देखा कि ग्रेफाइटिस लेडी होती है, बिना किसी कारण से वो म्यूजिक सुनते सुनते रोने लग जाती है। एंड देर इज वेरिड अमाउंट ऑफ द चेंजेबिलिटी ऑफ मूड्स। एंड ग्रेफाइटिस लेडी, जैसे मैंने एक बार और पहले भी कहा था कि टेंडेंसी टू ओबेसिटी है, मतलब वजन जल्दी बढ़ता है, शी टेंड्स टू ग्रो फैटर। और सीपिया अगर हम देखेंगे तो उसमें दोनों तरह के पिक्चर मिलेंगे हमें कि सीपिया लेडी आइदर वो एकदम पतली दुबली भी रह सकती है या फिर शी कैन so different types of personalities having a different types of symptoms। एंड ग्रेफाइटिस लेडी में आप देखेंगे काफ़ी बार वो बोलेगी मेरा पेट ही साफ नहीं होता है, हैबिचुअली मुझे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। सो दीज वेर सम ऑफ द रेमेडीज जो हम यूज़ करते हैं। और मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगी कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मेनोपॉज के बारे में जानने के लिए, हेल्प करने के लिए, दिस वॉज फॉर द अवेयरनेस एंड दिस ऑल द मेडिसिन्स शुड बी टेकन ओनली आफ्टर द डॉक्टर्स एडवाइस। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप ये कोई भी मेडिसिन्स बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप कृपया ना लें, और समय से रहने पर ही आप डॉक्टरी सलाह पर ही दवाइयाँ लें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने मुझे इतना पेशेंटली सुना और मेरे साथ आप रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से मिलूंगी आपको अगली बार नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे सर्वाइकल के बारे में, या हमारे कुछ और जो टॉपिक्स आपने मुझे कहे हैं मैं उसके साथ फिर से मिलूंगी आपको अगले शनिवार। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।